नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की दुनिया में उतर रहे हैं जिन पर आप कह सकते हैं जितनी बातें होती हैं उतने ही शायद विवाद भी हैं। ओशो। हाँ, जिन्हें पहले भगवान श्री रजनीश के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल, हमारे पास ओशो, जीवन, शिक्षाएं और विवाद, इस विषय पर कुछ जानकारी है, कुछ लेख हैं। जी, तो आज कोशिश रहेगी कि ओशो के जीवन के जो अहम पहलू हैं उनको समझें। मतलब उनकी शुरुआती जिंदगी कैसी थी, उनकी मुख्य शिक्षाएं क्या थीं, और फिर वो कौन से विवाद थे जिन्होंने इतनी सुर्खियां बटोरी। और हाँ, उनकी विरासत आज क्या मायने रखती है। सही। तो ये सफर है चंद्रमोहन जैन से आचार्य रजनीश, फिर भगवान श्री रजनीश और आखिर में ओशो। काफी सारे नाम, काफी सारे पड़ाव। हाँ, तो शुरुआत जैसे हमने कहा 1931 में जन्म हुआ चंद्रमोहन जैन। जबलपुर यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी पढ़ी और प्रोफेसर भी बने वहीं पर। हाँ, लेकिन जल्दी ही वो जो पारंपरिक धर्म, नैतिकता, राजनीति थी उस पर सवाल उठाने लगे। और एक और पॉपुलैरिटी, पब्लिक स्पीकिंग शुरू कर दी। बिल्कुल। और 60s तक आते आते वो काफी पहचाने जाने लगे अपने, कह सकते हैं, क्रांतिकारी विचारों के लिए। हाँ, खासकर जैसे यौनिकता, धर्म, अध्यात्म पर उनके विचार काफी बोल्ड थे उस जमाने के हिसाब से। और उनकी एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट थी, जोरबा द बुद्धा। हाँ, ये क्या था, जरा समझाएंगे। जोरबा द बुद्धा। इसका मतलब था कि भाई आप भौतिक चीजों का भी आनंद लें, मतलब जिंदगी को पूरी तरह जिएं, जैसे जोरबा द ग्रीक। अच्छा। और साथ ही साथ आप आध्यात्मिक भी हों, बुद्ध की तरह शांत और सजग। तो दोनों का एक संगम। मतलब ऐसा नहीं कि अध्यात्म के लिए सब कुछ छोड़ देना है। बिल्कुल नहीं। उन्होंने ध्यान पर, सचेतनता यानी माइंडफुलनेस पर, और जीवन को एक उत्सव की तरह मनाने पर बहुत जोर दिया। और जो पारंपरिक धार्मिक ढर्रे थे उनको उन्होंने नकारा। कहा कि भाई खुद सोचो, खुद अनुभव करो। हाँ, और इसी कड़ी में उन्होंने कुछ खास ध्यान की तकनीकें भी बनाई, जैसे डायनामिक मेडिटेशन। ये डायनामिक मेडिटेशन भी काफी सुना है इसके बारे में। ये क्या अलग था इसमें? इसमें सिर्फ चुपचाप बैठना नहीं था, इसमें काफी शारीरिक हरकतें, जोर जोर से सांस लेना, अपनी भावनाओं को खुलकर निकालना, चीखना, चिल्लाना, नाचना, एक तरह का कैथारसिस था वो। अच्छा, मतलब शरीर और मन दोनों का इस्तेमाल। जी बिल्कुल। लेकिन यही जो खुलापन था, खासकर जैसे यौनिकता पर जो उनके विचार थे, वो कई लोगों को, खासकर रूढ़िवादी समाज को पसंद नहीं आए। हाँ, यहीं से दिक्कतें शुरू हुई। उन पर आरोप लगने लगे कि वो आश्रमों में अनैतिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। और फिर कहानी पहुंचती है अमेरिका। 1981 में ओशो ओरेगॉन चले गए। हाँ, रजनीशपुरम, बहुत सुना है इसके बारे में। जी, वहां एक बहुत बड़ा विशाल कम्यून स्थापित किया। हजारों लोग आए वहां। लेकिन फिर स्थानीय लोगों के साथ, अधिकारियों के साथ झगड़े शुरू हो गए, लैंड यूज को लेकर, जमीन के इस्तेमाल पर। हाँ, और फिर मामला और भी गंभीर हो गया। कैसे? और लोकल इलेक्शन थे, तो उनको प्रभावित करने के लिए आश्रम की तरफ से कोशिश हुई कि हजारों बेघर लोगों को बसों में लाया जाए, उन्हें वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए। अच्छा, वोट के लिए? हाँ, और फिर इससे भी ज्यादा गंभीर बात हुई 1984 में, वो बायोटेरर हमला। बायोटेरर हमला अमेरिका में? हाँ, उस वक्त अमेरिकी इतिहास का ये सबसे बड़ा बायोटेरर हमला माना गया था। इसमें हुआ क्या था? हुआ ये कि काउंटी चुनावों को प्रभावित करने के लिए आश्रम के ही कुछ सदस्यों ने पास के एक शहर, द डेल्स नाम था उसका, वहां के रेस्टोरेंट्स में जो सलाद बार होते हैं, हाँ, उनको साल्मोनेला बैक्टीरिया से दूषित कर दिया। अरे बाप रे! क्यों? ताकि लोग बीमार पड़े और वोट डालने ना जा सके। 750 से ज्यादा लोग बीमार हुए थे इससे। ये तो बहुत ही भयानक बात है। बिल्कुल। बाद में ओशो ने कहा कि ये सब उनकी जो सहयोगी थीं, माँ आनंदशीला, उन्होंने करवाया उनकी जानकारी के बिना। उन्होंने पल्ला झाड़ लिया एक तरह से, कह सकते हैं। इसके बाद फिर 1985 में ओशो को गिरफ्तार किया गया। इमिग्रेशन फ्रॉड के चार्जेस थे। अच्छा, धोखाधड़ी के मामले में? हाँ, अप्रवासन धोखाधड़ी। फिर एक डील हुई जिसके तहत उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ा। और फिर कई और देशों ने भी उन्हें आने से मना कर दिया था, है ना? हाँ, कई देशों ने उन्हें वीजा देने से इनकार कर दिया। तो फिर वो वापस भारत आए? जी, भारत लौटे। पुणे में अपना आश्रम फिर से स्थापित किया, जो आज ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट के नाम से जाना जाता है। और 1989 में उन्होंने अपना नाम बदलकर ओशो रख लिया। हाँ, यही उनका आखिरी नाम था। और 1990 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मौत पर भी कुछ रहस्य की बातें कही जाती हैं। हाँ, कुछ लोग मानते हैं कि जब वो अमेरिकी हिरासत में थे तब उन्हें शायद जहर दिया गया था, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिला है। तो मतलब आज इतने सालों बाद हम ओशो को कैसे देखें?
एक तरफ उनकी किताबें हैं, उनके प्रवचन हैं, ध्यान की तकनीकें हैं जो आज भी पॉपुलर हैं। हाँ, बिहार में लोगों ने पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं। सेल्फ हेल्प मूवमेंट, न्यू एज स्पिरिचुअलिटी पर उनका काफी असर रहा है। और वो नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री वाइल्ड वाइल्ड कंट्री, उसने तो फिर से पूरी दुनिया का ध्यान खींचा इस तरफ। बिल्कुल, उसने उन विवादों को फिर से सबके सामने ला दिया। तो एक तरफ ये शिक्षाएं और दूसरी तरफ वो ओरेगॉन वाले गंभीर विवाद, अपराध। जी, ये दोनों ही उनकी विरासत का हिस्सा हैं। आप एक को चुनकर दूसरे को अनदेखा नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर ओशो एक बहुत ही मतलब जटिल शख्सियत थे। एक दार्शनिक भी, एक गुरु भी, और एक ऐसे कम्यून के नेता भी जिनसे गंभीर विवाद जुड़े। हाँ, वो ज़ोरबा द बुद्धा वाली शिक्षा और वो रजनीशपुरम वाला बायो टेरर हमला, दोनों ही उनकी कहानी के पन्ने हैं। और ये हमें सोचना पर मजबूर करता है ना कि जब हम किसी ऐसी हस्ती का मूल्यांकन करते हैं तो उनकी शिक्षाओं और उनके संगठन से जुड़े जो इतने गंभीर विवाद हैं, उनके बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। ये वाकई एक बड़ा सवाल है। उनकी बातों और उनके संगठन के कामों को अलग करके देखा जा सकता है या नहीं? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पे शायद हर किसी को अपनी तरीके से अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।